कभी कभी वो रात और वो मंज़र याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जबकि वो वाक़या मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। न जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए थे। अगर वो ना होता तो शायद हम भी उस कंडक्टर के साथ ही अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया था। बेटा बहुत दिन से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चले, सो मैं उनकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राज़ी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ हो आते हैं, जो कि हमारी ये प्लानिंग अचानक ही हुई थी। तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी छोटी थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती थी। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खजाड़ा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज़ रफ्तार में भगाए चले जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था, और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद भी फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाए उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सब ने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे ही बढ़ रही थी कि तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन बिगड़ गया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब चौंक गए थे कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ है, वो रुकी क्यों है। कुछ देर के मायूमे के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे और एक दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूँ खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करे और क्या ना करे, किसी के भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी ही दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहाँ पर रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ पर कोई गांव हो, चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ पर एक साथ बैठकर रात गुजार लेंगे। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया
और चल पड़े उस रोशनी की तरफ। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहाँ पर भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब लोग कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने बहुत हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खटखटाया। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने के आभूषण थे, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने के ऊँट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ी सी लाठी लेकर वो खड़े थे। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, भाई साहब, हमारी बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और मेरी घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखती है। आप सब लोग अंदर आइए, जो हम दोनों से बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह आप हमारी मदद करने के लिए राज़ी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है और मुझे तो बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियाँ रखी हुई है और उस बड़ी सी बटलोई में आलू की तरकारी होगी। ये रहे बर्तन और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाए और पुरुष मेरे साथ आ जाए। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतें के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वो सब ओढ़ कर लेट गए। क्योंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपनी शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायतें दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरी की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियाँ भी बंद कर दी। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के दरवाजे बंद कर दिए और साथ में पटरी की मदद से दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियां भी बंद कर दी। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी आवाज़ें और डरावनी हंसी आने लगी। साथ में कंडक्टर की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाना चाहते थे। कुछ देर के बाद ही बाहर से बहुत ही अजीब सी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ कह रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाना चाहते थे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें ये सब कहकर रोक दिया कि अगर वो सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान
अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाए और उनकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने हमें कहा था। एक आध घंटे के बाद हम सबको नींद आ गई। हम सब लोग जब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ पर 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेध सिंह और धन्नो सुमेध सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम सब लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सरया हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेध सिंह और उसकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों की स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करती है। इस इलाके में बहुत सी शैतानी आत्माएं रहती है जो लोगों का कत्ल करती है, लेकिन सुमेध सिंह और उसकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर चल दिए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब लोग उसमें बैठकर चल दिए। तो दोस्तों, अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। अक्षय, रश्मि, कीर्ति, राजू और गोपाल बहुत अच्छे मित्र होते हैं। सभी का परिवार समृद्ध परिवार होता है। वो सभी लोग कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते हैं। वो जब कभी भी घूमने जाते थे तो वो सब लोग साथ में ही जाते थे। उन सभी के परिवार के लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। अक्षय को शराब पीने की लत होती है, इसलिए सब उसको शराब पीने से मना करते हैं। कीर्ति राजू से प्यार करती है पर वो उसे बताने से डरती है। अब उनका कॉलेज ख़त्म होने वाला था, इसलिए वो कहीं पर घूमने जाने की योजना बना रहे थे। रश्मि और अक्षय को भूतिया जगहों पर घूमना बहुत पसंद होता है। जब सब तय कर रहे होते हैं कि कहाँ घूमने जाना चाहिए तो रश्मि कहती है कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका कहना है कि उसके गांव में भूतों का वास है। उसका कहना है कि उसके गांव के बगल में एक जंगल है जिसमें एक बड़ा सा कब्रिस्तान है, और उसका कहना है कि आज तक जो भी उस जंगल में गया है तो वापस लौट कर नहीं आया है। रश्मि सबसे कहती है कि क्यों ना हम उस गांव में जाए और इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि करें। इस पर अक्षय तो तुरंत राज़ी हो जाता है, पर गोपाल रश्मि की बातों से डर जाता है और कहता है कि अगर हम वहाँ पर गए और वापस ही नहीं आए तो क्या होगा। उसकी बातें सुनकर रश्मि हंसने लगती है और कहती है कि तू डरपोक है और डरपोक ही रहेगा। फिर अक्षय कीर्ति और राजू से पूछता है कि उनकी क्या राय है, तो राजू कहता है कि वह तभी जाएगा अगर कीर्ति हाँ कर दे। कीर्ति कहती है कि वह सिर्फ एक ही शर्त पर जाएगी, अगर वो जंगल घूमने ना जाए। सभी लोग इस शर्त को मान जाते हैं। तभी कीर्ति कहती है ठीक है, और मैं अपने पापा की कार मांग लूँगी, फिर हम कल सुबह वहाँ पर जाएंगे। रश्मि कहती है सभी अपना अपना सामान ले लेना क्योंकि हम वहाँ पर कुछ दिन रुकेंगे। अगली सुबह होती ही सभी लोग अपना अपना सामान लेकर रश्मि के घर पहुँच जाते हैं। फिर वो उस गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ वो रश्मि के पड़ोसी के यहाँ रुकते हैं। सभी लोग गांव पहुंचकर फ्रेश हो जाते हैं और फ्रेश होकर गांव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो गांव में सभी लोगों से सिर्फ जंगल के बारे में ही पूछते हैं, तो लोग उनसे कहते हैं कि लगता है कि आप इस गांव में नए हैं, इसलिए इस जंगल के बारे में
पूछ रहे हैं। उस जंगल में आज तक जो भी गया है वापस कभी नहीं लौटा है। वहाँ जाने वाले को आत्मा ही जिंदा नहीं छोड़ती है, इसलिए वहाँ जाने की सोचना भी मत। पर रश्मि और अक्षय जानना चाहते थे कि क्या सच में वहाँ पर भूत है या फिर लोगों का भ्रम है। इस पर गोपाल कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सुना नहीं गाँव वाले क्या कह रहे हैं? मरना चाहती हो क्या? फिर रश्मि कहती है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ये सब मन का वहम होता है। पर अगर वहाँ सच में भूत हुए तो? कीर्ति ने कहा। लगभग आधे घंटे के बाद सबने जंगल में जाने के लिए हामी भर दी। फिर वो रात होने का इंतज़ार करने लगी ताकि वो जंगल में जा सके। फिर रात होते ही वो अपने साथ कुछ टॉर्च और खाने का सामान साथ ले गए। जब वो जंगल में घुस रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बक्सा मिलता है। अक्षय उस बक्से के पास में जाता है ये जानने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। अक्षय उसमें झांक कर देखता है। तभी अचानक ऐसा लगता है कि उसको किसी ने पकड़ लिया हो। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी अक्षय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि वो मजाक कर रहा था। ये सुनकर सबकी जान में जान आ जाती है। फिर वो सब लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल के बीचों बीच में जाकर बैठ जाते हैं। फिर वो सब अपनी गपशप शुरू करते हैं। तभी रश्मि के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, क्यों ना भूत को बुलाया जाए। फिर अक्षय और रश्मि ज़ोर ज़ोर से भूतों को बुलाने लगते हैं। कीर्ति और गोपाल उन दोनों को ऐसा करने से रोकते हैं पर वो नहीं मानते। तभी अचानक वहाँ ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती है और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उन आवाज़ों को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक एक पेड़ गिरता है जिस पर बहुत सारे कंकाल लटके होते हैं। कंकालों को देखकर वो सब और डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जब वो जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गोपाल उनके साथ में नहीं है। तो सब डरते डरते वापस गोपाल को ढूंढने वहाँ पर जाते हैं। वो गोपाल को इधर उधर हर जगह पर ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक एक बूंद खून की राजू की हाथ पर गिरती है। पहले तो वह समझ नहीं पाता कि क्या है, फिर और खून की बूंदें उसके हाथ पर आ गिरती है तो सब ऊपर की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि गोपाल का सिर पेड़ पर लटक रहा होता है। उसके शरीर का कुछ अता पता नहीं होता। गोपाल की ये हालत देखकर सब बहुत डर जाते हैं और तेज़ी से गांव की तरफ भागने लगते हैं। पर इस बार वो रास्ता भटक जाते हैं। वो जितना आगे जाते हैं रास्ता उतना ही लंबा हो जाता है। अब वो और घबरा जाते हैं। चलते चलते फिर वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कब्र दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है कि यह सफ़र तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। ये पढ़कर उनकी हालत और ख़राब हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने लगते हैं। पर आखिर उस वीरान जंगल में उनकी आवाज़ सुने तो सुने कौन। फिर वो सब एक साथ बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं। लगभग सबकी आँख लग जाती है। तभी कीर्ति को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। फिर उसे लगता है कि गोपाल उसे बुला रहा है। वो राजू को जगाती है पर वह नहीं उठता, इसलिए वो अकेले ही उस आवाज़ के पीछे चली जाती है। वो बहुत चलती है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी कीर्ति को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। फिर उसे लगता है कि गोपाल उसे बुला रहा है। वो राजू को जगाती है पर वो नहीं उठता, इसलिए वो अकेले ही उस आवाज़ के पीछे चली जाती है। वो बहुत चलती है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वापस जाने के बारे में सोचती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक औरत
सफ़ेद कपड़ों में हवा में उड़ रही होती है और उसका चेहरा एकदम सड़ी लाश जैसा होता है। उसे देखकर कीर्ति ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। वो देखते हैं कि कीर्ति वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं, पर कीर्ति उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसलिए वो वापस इसी जगह पर आ जाते हैं और देखते हैं कि कीर्ति का सिर उस कब्र पर रखा है। सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा होता है, ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है। कीर्ति को इस हालत में देखकर सब पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने लगते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब अक्षय कब्रिस्तान की खोज करने लगता है। आखिर उनके साथ हो क्या रहा है? जो कोई भी उनके साथ ये कर रहा है, वह आखिर चाहता क्या है? वो कब्रिस्तान ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगता है, पर उसे कब्रिस्तान तो नहीं, पर एक घर ज़रूर मिल गया है, जहाँ पर बहुत सारे इंसानी सर लटके होते हैं। उन्हें देखकर अक्षय भौचक्का रह जाता है। वो उस घर से बाहर आकर एक ही बात रटने लगता है कि आखिर चाहते क्या हो। इतना कहते ही वहाँ एक बच्चा आ जाता है और वह वहाँ हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अक्षय भी उस बच्चे के पीछे पीछे जाता है, पर तभी वह बच्चा गायब हो जाता है। अक्षय उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मिलता। अक्षय उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वो उस कब्रिस्तान में उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है कि तभी एक कब्र से हाथ बाहर आता है और अक्षय के पैर पकड़कर वो गिरा देता है। वो फिर एक कब्र में बंद हो जाता है। इधर रश्मि और राजू अक्षय के लिए परेशान हो रहे थे। तभी वो देखते हैं कि कब्र से बचाओ बचाओ की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। वो मशक्क़त करके कब्र को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक कमरा बना होता है। अंधेरा होने के कारण उन्हें ठीक दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो टॉर्च जलाकर कमरे में घुसते हैं। नीचे पहुंचकर वो देखते हैं कि अक्षय वहाँ पहले से ही पड़ा होता है। वो सब कमरे का रहस्य जानने के लिए कमरे की छानबीन करते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक पुरानी चिट्ठी के, जिस पर लिखा होता है कि ये सफ़र तुम्हारा आखिरी सफ़र है। जब वो सब लोग वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो उस कमरे की लाइट अचानक से आ जाती है और कब्र का दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर अचानक से लाइट चली जाती है और सबके चीखने की आवाज़ें आती है। फिर थोड़ी देर बाद उन सभी के सिर उस कब्र पर रखे होते हैं, जो कि एक ही बात दोहरा रहे होते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है। इस तरह उन पांचों दोस्तों का सफ़र आखिरी सफ़र बन जाता है। हर रोज़ की तरह मैंने अखबार खोला और उसमें प्रकाशित कहानी पढ़ने लगी। आज की कहानी हर रोज़ की कहानियों से अलग थी। वैसे तो हम सभी ने बचपन में दादी और नानी से कई भूतों वाली कहानियाँ सुनी है, भूतों की फिल्में देखी है, परंतु डर का अनुभव नहीं किया है। पर आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कहानी कॉलेज में पढ़ रहे दो दोस्तों और एक डायरी पर आधारित है। अजय सिंह राज परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। मैं एक ब्राह्मण परिवार का सीधा साधा लड़का था। जैसे कि ब्राह्मणों पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसा ही था। साथ ही मुझे चुटकुले लिखने का बहुत शौक़ था। मैं अपने साथ हॉस्टल में रहने वाले दोस्तों को भी चुटकुले सुनाकर उनका मनोरंजन करता था। और ये बात हॉस्टल के पास वाले कमरे में रहने वाले कुंवर अजय सिंह को बहुत खटती थी। एक दिन जब मैं कमरे से बाहर निकला तो भूलवश मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला ही रह गया। ये बात जब अजय सिंह को पता चली तो वह दबे पाँव मेरे कमरे के अंदर आ गए और उन्होंने वो डायरी चुरा ली। वो कॉलेज का अंतिम वर्ष था, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए।
मुझे लिखने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं लेखक बन गया। कॉलेज ख़त्म होने के 35 साल बाद एक दिन मुझे एक खत आया जिस पर अजय सिंह का नाम लिखा था और खत में कॉलेज के समय साथ बिताए वक्त का जिक्र था और मुझसे मिलने की इच्छा भी जताई जा रही थी। साथ ही एक ट्रेन का टिकट और स्थान का पता था। कई सालों बाद अपने दोस्तों से मिलने की खुशी इतनी थी कि मैंने अपना सामान बांधा और चढ़ गया ट्रेन में। और सोचते सोचते सफ़र कब ख़त्म हुआ कुछ पता ही नहीं चला। जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा, मेरे सामने एक हष्ट-पुष्ट नौजवान खड़ा था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, सर पर पगड़ी और शाही लिबास पहने खड़ा मानो किसी के आने की राह देख रहा था और मुझे देखकर मेरा अभिनंदन करते हुए कहा, मेरा नाम मान सिंह है और मैं कुंवर साहब अजय सिंह जी का दरबारी हूँ और आपको मैं महल ले जाने आया हूँ। ये कहकर उसने बग्गी में मेरा सामान रखा और हम महल के लिए रवाना हुए। बीच बीच में बातें करते हुए कि सफ़र कैसा रहा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कि तभी हम महल पहुँच चुके थे। महल के बाहर जैसे ही बग्गी रुकी और मैंने देखा कि राजा अजय सिंह अपने मंत्रियों के साथ मेरी ओर बढ़ रहे थे। वहाँ पर मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। महल चारों तरफ रोशनी से जगमगा रहा था। राजा अजय सिंह ने महल के अंदर चलने को कहा, साथ ही मुझे महल भ्रमण करवाया। महल के अंदर एक लंबा सा हॉल बना हुआ था और वहाँ दरबारी बैठे हुए थे। राजा अजय सिंह ने मुझे वहाँ सभी से मिलवाया। फिर हम आगे बढ़ते हुए दावत कक्ष में गए। वहाँ जाने पर पता चला कि राजा साहब ने मेरे आने के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन किया था। हम भी वहाँ खाना खाने के लिए बैठे तो राजा साहब ने मांस और शराब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब तो खाना शुरू कर दिया होगा या फिर ब्राह्मण वाला भोजन ही करोगे। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ब्राह्मणों वाला ही। ये सुनकर सभी ठहाके लगा रहे थे और हंसने लगे। भोजन करने के बाद दोनों बगीचे में टहलने लगे और पुरानी यादों को ताज़ा करने लगे कि कैसे उन्होंने सुमेर बन्ना की रैगिंग ली थी और वे इतना डर गए थे कि एक हफ्ते के लिए उनको बुखार आया था और वो रूम से बाहर भी नहीं निकले थे। अब सफ़र की थकान की वजह से मेरी पलकें भारी हो रही थी। फिर राजा साहब ने दरबारी को बुलाकर मुझे शयन कक्ष में ले जाने को कहा। अभी मैं पलटा ही था कि उन्होंने मेरा नाम पुकारा और कहा कि तुम्हारी एक बहुत कीमती चीज़ मेरे पास रह गई है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा था। आखिरकार एक दिन अखबार में तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा। आखिरकार एक दिन अखबार में मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा। उसके नीचे तुम्हारा नाम और फ़ोटो था। वहीं से तुम्हारा पता मिला और हमें फिर से मिलाने में इसका ही योगदान है, कहकर एक पुरानी डायरी मेरी तरफ बढ़ा दी। जैसे ही मैंने उस डायरी को खोलकर देखा तो वो मेरी डायरी थी जो कॉलेज वाले दिनों में खो गई थी और मैंने राजा साहब की तरफ और मैंने राजा साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि हम ही थे वो डायरी चोर, कहकर मुझे गले लगा लिया और दरबारी को मुझे शयन कक्ष में छोड़ने को कहा। मैं शयन कक्ष में गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक खूबसूरत लाल रंग का गलीचा लगा हुआ था और मखमल का बिस्तर लगा हुआ था। मैंने उन सभी पलों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। कमरे के भीतर गुलाब और मोगरे की खुशबू से कमरा सुगंधित हो रहा था। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को टूटे फूटे खंडर में पाया जिसमें बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे और बिस्तर, दीवान, दरबारी, राजा साहब, बग्गी सब गायब हो चुका था। मेरे पास एक पुरानी मिट्टी लगी हुई डायरी और मेरा कैमरा था जिसे फटाफट लेकर डरते हुए उस भूल भुलैया से मैं जैसे तैसे बाहर
बाहर आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को टूटे फूटे खंडर में पाया, जिसमें बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे और बिस्तर, दीवान, दरबारी, राजा साहब, बग्गी सब गायब हो चुका था। मेरे पास एक पुरानी मिट्टी लगी हुई डायरी और मेरा कैमरा था, जिसे फटाफट लेकर डरते हुए उस भूल भुलैया से मैं जैसे तैसे बाहर आया। महल से 1 किलोमीटर दूर जाकर मुझे एक चाय की टपरी दिखी। वहाँ पर इक्का दुक्का लोग बैठकर चाय पी रहे थे। लोगों को पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा अजय सिंह का तो बीमारी के कारण कई साल पहले स्वर्गवास हो चुका है और उनके परिवार के सदस्य लंदन में रहते हैं। कभी कभी यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने आते हैं। ये सब सुनकर मैं चौंक गया और मैंने उन्हें बताया कि अभी कल ही मैं उनसे मिला हूँ और मैंने अपना कैमरा उठाया, लोगों को कल रात की तस्वीरें दिखाने लगा। तो आश्चर्य की बात थी कि उसमें कल रात की एक भी तस्वीर नहीं थी। मैंने झोले में हाथ डाला तो मेरे हाथ में एक डायरी आई। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, इस डायरी को लौटाने के लिए सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारा मित्र अजय सिंह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी हॉरर स्टोरीज़? और ऐसी ही नई नई हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बाय बाय।